नमस्कार। स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यह चैनल हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होता है महत्वपूर्ण किताबों की ऑडियो बुक्स। आप सुन रहे हैं हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध निठल्ले की डायरी, जिसका आज का शीर्षक है राष्ट्र का नया बोध। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रात मैंने विचित्र सपना देखा। शहर के मैदान में केंद्र और राज्य के मंत्री फौजी पोशाक पहने हाथों में तलवार लिए खड़े हैं। वर्दी शुद्ध खादी की है। उनके सामने मुनाफाखोर, कालाबाजारी, अनाज दबाने वाले लाए जा रहे हैं और वे तलवार से उनका सिर काटते जाते हैं। बीच बीच में लाउड स्पीकर पर घोषणा हो रही है, जाओ, जनता को भूखा मारने वालों, जनता के और दुश्मनों को हमारे सामने लाओ, हम उनका सिर काट लेंगे। जल्दी करो, हमें फिर दूसरे शहर जाना है। जनता जय बोल रही है। स्त्रियां आरती लिए खड़ी हैं कि ये सिर काटने से निपट जाएं तो हम इनकी आरती उतारें। मंत्रियों के चेहरे पर न घृणा थी न क्रोध था, आंखों से प्रेम टपक रहा था। 50 सालों की अहिंसा और प्रेम की ट्रेनिंग से यह अनुशासन आया था। सुबह मैंने काका से इसका जिक्र किया। उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, सपने का कारण तो साफ है। तुम रोज अखबारों में मंत्रियों के धमकी भरे वक्तव्य पढ़ते हो, इसीलिए ऐसा सपना आया, मगर लक्षण अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा, क्यों काका, इसमें बुरा क्या है? सपना यही तो संकेत करता है कि सरकार जनता के दुश्मनों का नाश करने के लिए कटिबद्ध है। काका जोर से हंसे, बोले, वाह, कटिबद्ध, बढ़िया शब्द निकाला। सारी मुसीबत इसी शब्द की लाई हुई है। यही कुछ नहीं करने देता। मंत्रियों के वक्तव्य होते हैं, हम ऐसा करने को कटिबद्ध हैं। जानते हो इसके बाद वे क्या करते हैं? धोती को कस लेते हैं और संतुष्ट होते हैं कि जो कहा था वह कर दिखाया। कमर कसने का वादा किया था सो कस ली। बहुत लोग इसी वायदे को निभाने के लिए ढीली धोती पहनते हैं और कटिबद्ध का वक्तव्य देकर कस लेते हैं। कमर कसने वालों से हम परेशान हैं, मन कसने वाले चाहिए। मैंने कहा, पर आप सपने का फलितार्थ बता रहे थे ना? वे बोले, हाँ, देखो आयुष्मान, चुने हुए आदमी का फौजी पोशाक पहनना अशुभ संकेत है, और फिर जब मंत्री खुद अपराधी का सिर काटे तो मतलब हुआ कि शासन फेल हो गया। समझे? तुम ऐसे अशुभ सपने मत देखा करो। आदमी चाहे सोए नहीं, पर उसे अपने सपने नहीं बिगाड़ने चाहिए। मैं चुप हो गया। काका बोले, सुन्न मत पढ़ो, कुछ करो। देखो यह अखबार, इसमें फिर प्रधानमंत्री से लेकर राज्य मंत्रियों तक के वक्तव्य हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को माफ नहीं किया जाएगा, कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। जाओ, कुछ मुनाफाखोरों को शासन के सुपुर्द कराओ। ये लोग रोज जनता का सहयोग मांग रहे हैं। शर्मा मास्टर ट्यूशन पढ़ाकर लौटते हुए खड़े हो रहे थे। बोले, दो व्यापारियों को तो मैं जानता हूँ जिनके पास अनाज दबा है। एक के पास लगभग 5,000 बोरे और दूसरे के पास 500। मैंने कहा, तो चलो, अधिकारियों के पास चलो, उन्हें अभी पकड़वा देते हैं। शर्मा मास्टर ने आधे दिन की छुट्टी ली और मेरे साथ हो लिए। चौराहे पर आए तो देखा कि पुलिस बहुत है, सवारियों को नियंत्रित कर रही है। हम चौराहा पार करने लगे तो एक पुलिस इंस्पेक्टर चिल्लाया, ए श्रीमान जी, अंधे हो क्या? दिखता नहीं है रास्ता बंद है। हम रुक गए। मैंने मास्टर से पूछा, आज ये लोग श्रीमान क्यों बोल रहे हैं? सुनो, सबसे श्रीमान कह रहे हैं, मास्टर ने कहा। पुलिस का शिष्टाचार सप्ताह चल रहा है। इस सप्ताह वे नागरिक से बड़ा नम्र व्यवहार करते हैं। उन्हें सिखाया गया है कि हर आदमी को श्रीमान कहना चाहिए। एक राहगीर को पुलिस ने रोका और कहा, क्यों बे श्रीमान के बच्चे, देखता नहीं है तेरे बाप यहाँ खड़े हैं? एक आदमी सड़क के बीच से चलने लगा। पुलिस वाला चिल्लाया, जरा किनारे से चल। साले श्रीमान जी, पूरी सड़क श्रीमान के बाप की नहीं है।
हमारा रास्ता खुला, हम सीधे कलेक्टर के पास पहुंचे। हमने कहा, सरकार ने जनता का सहयोग मांगा है, हम सहयोग देने आए हैं। ये मास्टर साहब 2 व्यापारियों के पास अनाज दबा हुआ देख आए हैं, उन्हें फौरन पकड़िए और अनाज जब्त कर लीजिए। कलेक्टर ने हमारा आभार माना, कहने लगे, आप लोग जागरूक नागरिक हैं, आगे इतिहास में आपका नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। मैंने कहा, अपने इतिहास का भी जरा ध्यान रखिए और सख्त कार्रवाई करिए। साहब ने कहा, जरूर जरूर, मैं अभी जांच का आदेश देता हूँ। मैंने कहा, इसमें जांच की क्या जरूरत है, ये अभी देखकर आ रहे हैं। साहब ने कहा, फिर भी जांच तो करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा, सामने गोदाम भरा पड़ा हो तभी जांच की जाएगी। वे बोले, हाँ, जांच किए बिना कोई कदम कैसे उठाया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, फौरन जांच होगी और सख्त कदम उठाया जाएगा। आपको इसकी सूचना हमारी तरफ से मिलती रहेगी। दूसरे दिन हमने इस उम्मीद से अखबार उठाया कि उसमें उन व्यापारियों की गिरफ्तारी का समाचार छपा होगा। समाचार नहीं था। सारा नगर पृष्ठ एक अपढ़ नेता के भाषण से भरा हुआ था। इसमें उन्होंने कहा था कि कालिदास को मैं भी अब बड़ा कवि मानने लगा हूँ। तीसरे दिन हमें एक पत्र की नकल मिली जो शासन के उन व्यापारियों को लिखा था। मजमून यह था, श्री सेठ अमुक जी, शासन को कुछ लोगों ने सूचना दी है कि आपके पास अनाज का स्टॉक दबा है जिसे आप काला बाजार में बेच रहे हैं। वे आप पर कार्रवाई करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि हम आगामी 1 सप्ताह तक जांच करेंगे। इन 7 दिनों में आप बचाव के लिए जो करना चाहें करें। पीछे शासन का दोष न दिया जाएगा। आपको पहले बताया नहीं, 1 सप्ताह बाद हम अचानक छापा मारेंगे। मैं साहब के पास पहुंचा, उनसे कहा, यह क्या किया जा रहा है? उन्हें शासन के बचाने का वक्त क्यों दिया? साहब बोले, यह सरकार की नीति ही है। सरकार कायर नहीं है, धोखे से किसी को जाकर पकड़ ले। सरकार बहादुर है, वह होशियार करके पकड़ती है। हमारा पुलिसमैन भी चोर को पकड़ने जाता है तो सीटी बजाता हुआ जाता है। वह चोर को चेतावनी देता है कि चोरी कर ली हो तो बुज़दिल हो तो भाग जा, बहादुर हो तो सामने आ जा। मैंने कहा, लेकिन हुजूर, सरकार की बहादुरी चाहे इससे सिद्ध होती हो, पर वे स्टॉक तो यहाँ से वहाँ कर देंगे। फिर क्या आप उनका खाली गोदाम गिरफ्तार करेंगे? साहब ने कहा, देखते जाइए क्या होता है। यह उचक्कों का काम थोड़े ही है कि चाहे जहाँ उचक्कर पहुँच गए। एक गंभीर प्रतिष्ठित सरकार का काम है। मैंने पूछा, तो अब मैं क्या करूँ? साहब ने आश्वस्त किया, आपको कुछ नहीं करना है। अभी तो हमें भी कुछ नहीं करना है। जो करना है वह उन व्यापारियों को ही करना है। 2 दिन बाद मुझे उन व्यापारियों की कैफियत की नकल मिली। 5000 बोरे वाले ने लिखा था, हमारी फर्म पर यह आरोप कुछ समाज विरोधी तत्वों ने लगाया है। यह इल्जाम कि हमारे पास अनाज का स्टॉक दबा है और हम कालाबाजारी कर रहे हैं, सरासर झूठ है। हमारे कथन की सत्यता नीचे लिखे प्रमाणों से सिद्ध होती है। पॉइंट नंबर एक, नगर पालिका में इस समय 7 सदस्य हमारे हैं। अगर हम नाराज हो गए तो ये 7 सरकारी गुट के विरोधी में हो जाएंगे। तब नगर पालिका सरकारी गुट के हाथ से निकल जाएगी। पॉइंट नंबर 2, एमएलए बांके बाबू हमारे ससुर की दुकान पर मुनीम थे। आजकल उनकी सरकार में अच्छी चल रही है। बांके बाबू के गुट में 15 एमएलए हैं। उन्हीं के समर्थन से सरकारी पार्टी का यह गुट मंत्रिमंडल बना सकता है। अगर बांके बाबू नाराज हो जाएं तो इस गुट की सत्ता छिन जाएगी। उनका चुनाव खर्च हम देते हैं, जात बिरादरी के वोट भी हम ही दिलवाते हैं। बांके बाबू ने फोन पर राजधानी में हमारी बात कह दी है। पॉइंट नंबर 3, हम पार्टी फंड में और हर चुनाव फंड में भरपूर चंदा देते हैं। पॉइंट नंबर 4, जब खाद्य मंत्री आए थे तब हमने उनके सम्मान में दावत दी थी। इन तथ्यों से प्रमाणित होता है कि हमारे पास अनाज का एक दाना भी दबा हुआ नहीं है। फिर भी हम पर शक हो तो राजधानी से पूछ लिया जाए। 500 बोरे वाले ने कैफियत दी,
हम छोटे व्यापारी हैं, फिर भी हम नियमों को पूरी तरह पालन करते हैं। सरकार ने अफसरों से लेकर चपरासी तक के जो रेट निश्चित किए हैं वे हम बराबर देते हैं। चंदा भी हम हैसियत के मुताबिक देते हैं और जब भी हुक्म होगा हम आगे करने को तैयार हैं। जब हम कानून का इस हद तक पालन करते हैं तब हमारे पास अनाज दबा रह ही नहीं सकता। हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। 8वें दिन मैं फिर साहब के पास पहुंचा। साहब, जांच पूरी हो गई? वे बोले, हाँ, पूरी कर ली है। मालूम हुआ है दोनों के पास स्टॉक नहीं है। मैंने पूछा, जांच किसने की? उन्होंने कहा, यह बात उनकी कैफियत से सिद्ध होता है। मैंने कहा, जनाब, यह बात झूठ है। 500 वाले ने तो स्टॉक यहाँ वहाँ कर दिया और 5000 वाले का गोदाम भरा है। आप चलकर अभी जब्त कर सकते हैं। साहब ने कहा, जब कुछ है ही नहीं तो जब्त क्या किया जाएगा? मुझे तो राजधानी से भी खबर मिली है कि उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ खबर जब राजधानी से आती है तब वही सच होती है। हमारी सब खबरें उनसे कट जाती हैं। राजधानी की एक आंख हमारी लाख आंखों से तेज होती है। जब वह खुलती है हमारी चौंधी आ जाती है। मैं निराश होकर लौट आया। दूसरे दिन साहब ने मुझे बुलाया और बड़ी प्रेम से समझाया, देखो भाई, बुरा मत मानो, शासन में तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। तुम तो 2 व्यापारियों को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। हमने तुम्हारे लिए आज 3 व्यापारी गिरफ्तार कर लिए हैं। एक के पास आधा बोरा चावल का जंगी स्टॉक दबा है, दूसरे के पास 20 किलो और तीसरे के पास 15 किलो। अब तो तुम्हें संतोष हो गया होगा। 2-3 दिन बाद शर्मा मास्टर रोते हुए आए। कहने लगे, आपने मुझे फंसा दिया। मेरी नौकरी अब जाने वाली है। उन्होंने एक कागज मुझे दिया। स्कूल के मैनेजर की शर्मा मास्टर के नाम चेतावनी थी। आजकल आप स्कूल का काम छोड़कर राजनीति में भाग ले रहे हैं। यदि आपने अपने को नहीं सुधारा तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। मेरे पीछे सरकार के गुप्तचर विभाग का एक आदमी लग गया। मैं उसे पहचानता था। पूछा, क्यों भाई, मेरे पीछे क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? उसने कहा, आप पर नज़र रखने का हुक्म हुआ है। मैंने पूछा, मगर मैंने ऐसा क्या किया है? उसने जवाब दिया, सरकार को खबर मिली है कि आप राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। मेरे मुंह से निकला, राष्ट्र विरोधी? तो क्या वे लोग ही राष्ट्र हैं? उसने पूछा, कौन लोग? मैं चुप हो गया। इसे क्या मालूम। यह व्यंग यहीं समाप्त होता है। इस व्यंग में सरकार और व्यापारियों की मिली जुली गठजोड़ को दर्शाया गया है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर व्यक्त करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, कविताएं लेकर हम आपके समक्ष रोज हाजिर होते रहते हैं। तो अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और इसी के साथ आज के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं कल कुछ नई रोचक कहानियों के साथ। तो इनके साथ सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।